नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 10th विषय हिंदी कृतिका का दूसरा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जिसको कमलेश्वर जी ने लिखा हुआ है, इसका पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक। प्रस्तुत पाठ में लेखक कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग्य किया हुआ है। जॉर्ज पंचम की नाक पर व्यंग्य किया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो नाक होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है। नाक सम्मान का प्रतीक है। जॉर्ज की नाक कटना अपमान था। नाक कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिलने का द्योतक था, वहीं यह भारत के लिए भी खतरा है। इस पाठ से यह भी पता चलता है कि हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा हो, हमारे देश का चाहे छोटा सा शहीद बच्चा हो, परंतु उसकी प्रतिष्ठा किसी भी विदेशी शासक से बहुत ज़्यादा है। उसकी प्रतिष्ठा विदेशी शासक से बहुत ज़्यादा है। फिर देशभक्त नेताओं के सम्मान की तो बात ही अलग है। जो हमारे देशभक्त नेता हुए हैं, ठीक है ना, उनके सम्मान की बात तो अलग ही है। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि विदेशी शासक का हमारे देश पर शासन था, परंतु आत्मा पर नहीं। जो विदेशी शासक हुए हैं, शासन जरूर था, लेकिन हमारी आत्मा पर उनका शासन नहीं था। शायद इसलिए नाक लगाने के बाद माहौल गमगीन सा था। तो जॉर्ज पंचम की नाक, जो ये टाइटल लिया हुआ है, ये पाठ कैसा है, ठीक है, कमलेश्वर जी ने इस पाठ को उद्घाटित किया है। आप लोग ध्यान से सुनिए। किस समय की बात इस पाठ में कर रहे हैं, अब बड़े गौर से आप पाठ को सुनिए, समझिए। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, अपने पति के साथ वो हिंदुस्तान आने वाली थी। उस समय की बात है इस पाठ में जो अंकित की गई है। हिंदुस्तान वो पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी। लंदन से अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी शाही दौरे पर निकल रही है, तो क्या क्या तैयारियां लंदन में चल रही हैं, ये सारी कुछ खबरें लंदन के अखबारों से आ रही थी। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। जो रानी एलिजाबेथ का दर्जी था, जो कपड़े सिला करता था उनके, तो वो परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, कैसी हम ड्रेस तैयार करें कि जब ये नेपाल जाएंगी तब कैसी ड्रेस पहनेंगी, हिंदुस्तान जाएंगी तब कौन सी ड्रेस पहनेंगी, और जब पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगी तब कैसी और किस प्रकार की ड्रेस पहनेंगी। इसलिए उनका दर्जी परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। रानी तो बाद में आएगी, उससे पहले उनका जो जासूस था कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है। इसलिए रानी का सेक्रेटरी और शायद उनका जासूस पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। यानी कि पहले वो जासूस को भेज करके तूफानी दौरा करवाने वाली थी रानी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, जिस समय रानी एलिजाबेथ द्वितीय पधारने वाली थी हिंदुस्तान, जमाना नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले के समय में राजा महाराजा जब निकलते थे, फौज फाटे के साथ निकला करते थे। तो नया जमाना था, वो सारे दिन व्यतीत हो गए थे। इसलिए अब फौज फाटा तो ज्यादा तैयार होना नहीं था। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। जब कोई बड़ी हस्ती कोई निकलती है तो कई फोटोग्राफर आ जाते हैं। तो फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। जो खबर इंग्लैंड में हुआ करता, जो कारनामा होता, ठीक है ना, जो कार्य हो रहा होता, उसकी जानकारी यहाँ मिल जाती हिंदुस्तान में। तो तुरंत अगले दिन हिंदुस्तान के पेपरों में वो खबरें छप जाया करती थी। यहाँ के न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले उन खबरों को छाप देते कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। क्या खबर छपी एक दिन कि रानी ने, एलिजाबेथ ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा, जिस कपड़े का वो सूट है,
वो रेशम का कपड़ा है, वो रेशमी कपड़ा उन्होंने हिंदुस्तान से मंगाया है और करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है बनवाने में। 400 पाउंड का खर्चा उस नीले बारीक सूट को बनवाने में खर्चा आया है, जिसका कपड़ा कहाँ से मंगवाया रानी ने? हिंदुस्तान से। तो ये भी खबर आई। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी अखबार में छापी गई कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे पढ़ी लिखी, किनकी बेटी थी, पूरा विवरण उनका जन्म का। तो पूरी जन्म पत्री भी रानी की अखबार में छापी गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और रानी के नौकरों के बारे में, उनके बावर्ची, उनके खानशामों, अंगरक्षकों, इन सब की पूरी पूरी जानकारी अखबार में छपी। उनकी सबकी जीवनियां पेपर में देखने को मिली। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर है कि रानी एलिजाबेथ के महल में, शाही महल में कैसे कैसे कुत्ते रानी पाले हैं। तो उनके कुत्ते तक की, कुत्तों की भी तस्वीरें अखबार में छापी गई। तो देखिए क्या जलवा था रानी का। अखबारों में उनके नौकरों की फोटो आई, बावर्ची, खानशामों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके कुत्ते तक की फोटो अखबारों में छापी गई। ठीक है, तो रानी की तैयारी हो रही थी हिंदुस्तान आने की, बड़ी धूम थी। रानी एलिजाबेथ के आने की बड़ी धूम मची हुई थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था तो उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। जो क्रियाकलाप इंग्लैंड में हो रहे थे, पूरी की पूरी खबर हिंदुस्तान को आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए आ रही हैं। तो राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी कौन सी थी हमारी? दिल्ली, जो आजकल भी है। तो दिल्ली में, यानी कि हिंदुस्तान की, भारत की राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का, उस समय की बात कर रहे, जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहन करके पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए तो कुछ होना ही चाहिए, कुछ अलग हट करके। इंग्लैंड की रानी हमारे हिंदुस्तान में आ रही है कि नहीं? तो कुछ अलग हटके हमें उसके स्वागत सम्मान में करना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ करना चाहिए। जिसके बावर्ची, जिस रानी के बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर के लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, वही रानी एलिजाबेथ दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। दिल्ली में रहने वाले सारे जो सदस्य थे, सारे राजनेता थे, बड़े बड़े मंत्री अधिकारी वगैरह थे, सब ने दिल्ली की तरफ देखा। यानी कि कहने का मतलब है, दिल्ली ने अपनी तरफ देखा कि हम कैसे हैं, कोई कमी तो नहीं है हम में। तो दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। रानी हमारे हिंदुस्तान, हमारी दिल्ली आ रही है, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, कभी रानी के शान शौकत को देखते हैं, कभी अपने को देखते हैं। और देखते देखते फिर क्या कहा कि ऐसा नहीं, जिस तरीके के रानी है उसी तरीके का हमारा शहर लगना चाहिए। तो देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, बदलाव होने लगा दिल्ली में। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी को नहीं कहा, दिल्ली में जितने लोग बाग रह रहे थे, किसी ने किसी को नहीं कहा। जब पता चला कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हमारे हिंदुस्तान और खासतौर से दिल्ली राजधानी पधारने वाली है, तो किसी ने किसी को नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। पर सड़कें जवान हो गई, सड़कें साफ सुथरी हो गई, जो टूटा फूटी थी वो सारी मरम्मत हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। और इमारतों ने, जो इमारतें खड़ी हुई थी धूल जमी, साफ सफाई हो गई इमारतों की। इमारतों ने भी, दिल्ली की इमारतों ने भी नाज नीनों की तरह श्रृंगार किया, सज गई इमारतें दिल्ली की। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। पूरी दिल्ली को सजा दिया गया, सब इमारतें सज गई, ठीक है, खूब सुंदर दिल्ली लगने लगी। लेकिन बस एक कमी रह गई दिल्ली में। वो क्या थी? एक समस्या आ गई, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था और सब कुछ होता जा रहा था। नई दिल्ली में सब कुछ था और सब कुछ होता जा रहा था, पर सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी कि जो कमी दिल्ली में रह गई है उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, ये उम्मीद भी लोगों को थी। पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम का एक पुतला बना हुआ था चौराहे पर, उसकी नाक काट दी गई थी, कटी हुई थी। तो ये समस्या थी कि रानी आए
और कहे कि बताओ तो शासक की नाक कटी हुई है, ऐसा स्टैचू यहाँ पर लगाए हुए हैं दिल्ली में, क्या कहेंगी हमें, हमारी भी नाक कट जाएगी। तो ये समस्या रह गई कि जॉर्ज पंचम की जो पुतला बना हुआ था उसकी नाक नहीं थी, नाक कट गई थी किसी कारणवश। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, सुनिए नाक की भी दास्तान सुन लीजिए। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त, इस नाक के लिए बड़े तहलके मच गए थे किसी वक्त, आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी दिल्ली की, प्रस्ताव भी पास किए गए थे, चंदा जमा किया गया था, पैसा इकट्ठे किए गए थे, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, अखबारों में लगातार निरंतर खबरें निकल रही थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस पर बहस हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता ही है, आप लोग भी जानते हो, हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कोई मुद्दा उठा, कुछ उसके पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। तो जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कि नाक रहनी दी जाए, कुछ विपक्ष में थे कि नहीं रहनी जाए, कोई जरूरत नहीं, कुछ विपक्ष में, लेकिन ज्यादातर लोग ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, खामोश थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे कि नाक रहने दी जाए, इनकी लगवा दी जाए या ऐसी नाक कटे रहने जाए। खामोश रहने वाली की ताकत दोनों तरफ थी, ऐसे लोगों की ताकत दोनों तरफ, जहां देखा कि जनमत ज्यादा हो रहा है उसी तरफ अपना पल्ला ले गए। तो खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। जब नाक का आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए, तो जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार भी तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी हुई थी। अच्छा, कई जगह पुतले थे, कई जगह पुतले बनाए गए थे महापुरुषों के, देशभक्तों के, शहीदों के, कई जगह पुतले बने हुए हैं। तो ऐसी जॉर्ज पंचम का भी पुतला वो दिल्ली में बना हुआ था। ठीक है, तो हिंदुस्तान की जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार करके अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था, अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए, उनकी नाक रहने के लिए कि इनकी नाक ना काटी जाए, ठीक है, शाही जो लाट थी उनकी नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हो जाते थे, गुरिल्ला युद्ध भी हो जाया करते थे। तो ये भी आपने देखा, गुरिल्ला युद्ध कौन, जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला युद्ध लड़ा करते थे। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? इंडिया गेट के सामने वाली, जो दिल्ली में इंडिया गेट है ना, तो इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। देखते ही देखते पहरेदार भी वहां पर लगे रहे, क्योंकि नाक काटी जा रही थी उस समय लाटों की, तो इनके लिए युद्ध भी हो रहे थे। पहरेदार तैनात थे प्रत्येक लाटों के स्थान पर। दिल्ली में भी जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहरेदार तैनात थे। लेकिन क्या देखते हैं लोग, एकाएक नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार जो अपने हाथों में हथियार लिए थे, वो पहरेदार भी अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई अचानक। ठीक है कि नहीं? तो ये सोचा कि इस नाक के लिए कितनी लड़ाइयां हुई है, कितनी रक्षा की गई, फिर भी इनकी नाक काट दी गई थी, जॉर्ज पंचम की नाक कट गई थी। अब रानी एलिजाबेथ हमारी दिल्ली आ रही है और इंडिया गेट तो जाएगी ही, उसी के पास में ये लाट बनी हुई है, तो देखेगी कि इसकी नाक नहीं, तो बताओ कितना गुस्सा करेंगी वो। अगर इनकी नाक नहीं है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, तो समझो दिल्ली वालों की भी नाक नहीं रहेगी। तो रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई अब दिल्ली के लोगों की, राजनीतिक लोगों की, बड़े बड़े अधिकारियों की, मंत्रियों की परेशानी बढ़ गई। पता चला कि जब रानी आने वाली है तो बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, बड़े बड़े उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई, सभा आयोजित की गई और ये नाक का मसला पेश किया गया कि भैया इसकी नाक कट गई है लाट की, अब क्या किया जाए। रानी देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा,
तो मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। तो जितने लोग वहां पर मीटिंग में इकट्ठे थे सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। समझो जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक समझो कट जाएगी, ऐसा अधिकतर लोग कह रहे थे। तो उच्च स्तर पर मशवरे हुए, ऊंचे स्तर पर मशवरे हुए, सभी ने सुझाव दिए, अपने अपने दिमाग खरोंचे गए, काफी कोशिश की दिमाग से, और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। हर हाल में हमें ये नाक लगवानी है जो कट गई है जॉर्ज पंचम की। तो यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया, एक मूर्तिकार था बहुत बढ़िया दिल्ली में, उसको हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो, हमारी जहां पर मीटिंग हो रही है वहां पर हाजिर हो। मूर्तिकार जिसको बुलाया गया था, मूर्तिकार यों तो कलाकार था, बहुत बढ़िया कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, गरीब था बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे। तो जहां से वो मूर्तिकार उन अधिकारियों के पास, मंत्रियों के पास जहां मीटिंग हो रही थी वहां पहुंचा, तो आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्काम मतलब जिन्होंने हुक्म दिया था, उसको बुलाया था आने का, तो सभी हुक्म देने वाले अधिकारियों के चेहरे उसने देखे। अजीब परेशानी थी, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। सभी के चेहरे देखे तो लगा कि इनको तो बड़ी परेशानी है। तो अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे, बुरी सूरत बनाए हुए बैठे हुए थे सब लोग। उनकी हालत देख करके लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सूरत को देख करके कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए कि तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। एक आवाज कोई बोला, कोई व्यक्ति, कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो मूर्तिकार ने सुना कि किसी ने हमें आवाज दी और जवाब दिया कि नाक लग जाएगी, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। यह लाट कब बनी थी और कहां बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहां से मंगाया गया था, कहां से इसके लिए पत्थर मंगाया गया था, मुझे ये बात बता दीजिए, तो मैं पत्थर ला करके इनकी नाक लगा दूंगा। तो जब ये बात मूर्तिकार ने कही तो सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, एक दूसरे के चेहरे देखने लगे सभी। ठीक है, एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बताओ भैया कहाँ का पत्थर है, ये कब बनी थी। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया, उन्होंने सबने मिलकर के एक क्लर्क को फोन किया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया कि ये छानबीन करके हमें बताइए कि ये लाट कब बनी थी, किसने बनवाई थी और इसके लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। तो जहां से क्लर्क को फोन किया तो पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, जो दब के रख गई थी फाइलें, पुरानी से पुरानी पुरातत्व विभाग की जो फाइलें रखी हुई थी सबके पेट चीरे गए, सबको खोला गया, देखा गया, दोहराया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तो क्लर्क ने फिर लौट करके कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया कि सर मेरी खता माफ हो, मैंने तो बड़ी कोशिश की लेकिन फाइलें सब कुछ हजम कर गई हैं। इतना पुराना मसला है कि फाइलों में अब कुछ दिखाई नहीं देता, उनके पेज भी सड़गल गए हैं, फट गए हैं। तो जब ये बात क्लर्क ने बताई तो हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, बादल छा गए उदासी के। एक खास कमेटी फिर बनाई गई, एक नई कमेटी गठित की गई जिसके जिम्मे यह काम सौंपा गया, दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है, कैसे भी हो पत्थर आप खुजवाइए, कुछ भी करिए, लेकिन इसकी नाक लगनी चाहिए। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आप खबर पता नहीं कर पा रहे हैं, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के, मैं स्वयं जाऊंगा, अब आप लोग कुछ ना बताइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज करके लाऊंगा, जिस पहाड़ में ऐसा पत्थर मिल जाएगा उसको खोज करके मैं ले आऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई जब उसने अपने ऊपर भार ले लिया मूर्तिकार ने कि मैं पत्थर की तलाश कर लूंगा। तो सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। जो कमेटी का अध्यक्ष था उसने कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी हुई है।
जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा, है कि नहीं? जरूर पत्थर तुम खोज लोगे। तो ये जो मीटिंग हुई थी, तो ये छोटा सा भाषण फौरन अगले दिन के अखबार में छप गया। अब मूर्तिकार ने क्या काम किया? मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में गया, पहले जहां पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। पत्थरों की जहां खानें थी, निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौट आया, घूमा लौट आया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका करके खबर दी कि मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, किंतु इस किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। यह पत्थर लगता है विदेशी है। तो सभापति ने तैस में आकर के कहा, जब ये बात मूर्तिकार से सुनी कि लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग और तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिल सकता? तो मूर्तिकार चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई अचानक। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। तो जहां से मूर्तिकार ने ऐसा कहा तो सभापति जो अध्यक्ष था उसकी आंखों में थोड़े समय के लिए चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया कि कमरे बंद कर दिए जाएं, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, जब सब बंद कर दिया गया, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। देशों में कई राज्यों में बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि जिसकी नाक इस लाट पर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर ठीक बैठ जाएगी, उसे उतार लाया जाए। जब ये कहा कि किसी मूर्ति की नाक उतार करके इनकी नाक में फिट कर दी जाए, तो सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद थोड़ी तो खराब लगा कि महापुरुषों की नाक काटी जाएगी, लेकिन खुशी भी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से काम करना, ये साधारण काम नहीं है किसी महापुरुष की नाक को काट डालना, उनकी मूर्ति की नाक को, ठीक है? तो उसको इजाजत दे दी गई और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, नाप ले गया था नाक की। दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली में खोजा उसने। जब नहीं मिला दिल्ली में कोई, तो बंबई पहुंचा। तो बंबई में जो लाटें बनी हुई थी, दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। वहां फल नहीं मिला, उचित नाप नहीं मिली, तो वो गुजरात की तरफ भागा। गुजरात में भी जो स्टैचू बने हुए थे, गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, इनकी मूर्तियों को परखा। फिर वो बंगाल की तरफ भागा। तो वहां पर बंगाल में जाकर के उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की, और फिर बिहार की तरफ भागा। जब इन 3 राज्यों में वो सफल नहीं हुआ, फिर वो बिहार पहुंचता है। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, जहां इनकी लाटें बनी हुई थी। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया। जब यहां भी उत्तर प्रदेश में सफलता नहीं मिली, तो मद्रास में पहुंच करके सत्यमूर्ति को भी देखा और फिर मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंच गया। पंजाब में पहुंचा तो पंजाब पहुंच करके लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ, उनकी लाटों को भी उसने जांचा परखा। आखिर लौट करके पूरा घूम घाम करके सभी राज्यों का दौरा करके पुनः वो दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी सारी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा में कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप भी मैंने लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, इसकी नाक थोड़ी छोटी है, सबकी नाक बहुत बड़ी थी। तो जहां से ये बात मूर्तिकार ने बताई, तो जितने सभापति लोग, सभा के लोग, सदस्य लोग बैठे थे, ये बात सुनकर के हताश हो गए और झुंझलाने लगे। तो फिर मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उसमें काफी बच्चे शहीद हुए थे, तो उन बच्चों की मूर्तियां वहां पर स्थापित की गई हैं। तो शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, क्योंकि इसकी नाक छोटी है, मूर्ति की नाक। तो यह सोच करके वहां भी पहुंचा। उन बच्चों की नाकें भी उसने टटोली, देखी, लेकिन उस जॉर्ज पंचम की नाक से उन बच्चों की नाक भी बड़ी निकली। अब बताइए,
मैं क्या करूं, मैं सब कहीं घूम आया, वहां भी हुआ आया मैं, लेकिन बच्चों की नाक भी बड़ी थी। अब राजधानी में सब तैयारियां थी, पूरी दिल्ली में सब प्रकार की तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल के नहलाया जा रहा था, साफ सफाई की जा रही थी, रंग रोगन किया जा रहा था, उसकी लाट का रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। लेकिन सिर्फ एक कमी थी कि लाट में नाक नहीं थी, लाट की नाक कट चुकी थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़े बड़े अधिकारियों तक फिर बात पहुंची, बड़ी खलबली मची फिर उस समय। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, क्या मतलब है रानी के स्वागत करने का। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, अपनी नाक कटाने वाली बात। लेकिन मूर्तिकार जो था पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, वो लगातार कोशिश कर रहा था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में अचानक आया, मूर्तिकार के दिमाग में अचानक एक हैरत अंगेज परेशान करने वाला दिमाग आया, दिमाग में एक सवाल आया। उसने पहली शर्त दोहराई, जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद किए गए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। कमेटी के सामने जो नया विचार उसके दिमाग में आया मूर्तिकार के, उसने वो पेश किया और क्या कहा, चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से, इस समय हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ है, उस समय जिस समय का ये पाठ लिखा होगा, ठीक है ना, मूर्तिकार आ रहे, वो रानी का दौरा हो रहा होगा, तो उस समय 40 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान की थी। तो मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए, जिसकी फिट बैठ जाए, कोई ना कोई की तो इसके बराबर हो ही जाएगी, तो जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए जॉर्ज पंचम की लाट पर। तो जहां से ये बात मूर्तिकार ने बताई तो बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, चुप हो गए सभी। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा, जो अध्यक्ष था कमेटी का, सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देख करके मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर धीमे स्वर में कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है कि किसकी नाक काट करके लगाना है, आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। कानाफूसी हुई, एक दूसरे से बातचीत की लोगों ने और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई कि भाई जिसकी नाक फिट बैठ जाए 40 करोड़ में से, उसकी नाक काट करके यहां फिट कर दी जाए। अगले दिन अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, ये अखबार में छपा अगले दिन कि नाक का मसला हल हो गया है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है, ठीक है कि नहीं, जॉर्ज पंचम के लाट की नाक लग रही है। अब नाक लगने के पहले उसकी नाक फिट होना है, नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, तैनात कर दिए गए हथियारबंद पहरेदार जॉर्ज पंचम की लाट के पास में। मूर्ति के आसपास, अच्छा थोड़ी गड्ढा सा था वहां, तालाब टाइप का था, तालाब, तो मूर्ति के आसपास का जो तालाब था पहले उसको सुखाया गया, जितना पानी था सब निकलवाया गया, सुखा करके साफ किया गया उस तालाब को, उसकी रवाब निकाली गई, जो कीचड़ गंदगी थी वो सारी अलग की गई, और फिर उस तालाब में ताजा पानी डाला गया, ताजा पानी डाला गया। अच्छा ताजा पानी क्यों डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाए वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, जनता को नहीं थी कि जिंदा नाक लगाई जानी है किसी की काट करके। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। अब रानी के आने का दिन नजदीक आ रहा था, वो समय भी आ रहा था जिस दिन रानी को आना है, नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि मैंने कह तो दिया कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाए, लेकिन किसकी नाक काटूं। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह मदद भी उसको मिल गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जिंदा नाक लगी है जॉर्ज पंचम के, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं थी। लाट तो पत्थर की थी, लेकिन जो नाक लगाई गई वो जिंदा व्यक्ति की नाक थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, उस दिन देश में कहीं भी, जिस दिन रानी को आना था, रानी एलिजाबेथ को, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता भी नहीं काटा,
कोई सार्वजनिक सभा भी आयोजित नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया, न नौबत ही आई। किसी हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा। सब अखबार उस दिन खाली थे जिस दिन रानी को आना था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी सिर्फ बुद्ध के लिए। कितना स्वागत किया गया, लेकिन संभवतः वो रानी आई नहीं। तो ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है जॉर्ज पंचम की नाक, ये एक व्यंग्यात्मक रूप से लेखक कमलेश्वर जी ने इस पाठ को लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं, जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये पाठ आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।